टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, ये एक प्रॉपर टॉपिक है जिसको हमने आईएफओएस में करना है। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, यहां जब मैं डिविडेंड बोल रहा हूं तो डिविडेंड का मतलब शेयर है, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस, और साथ में म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड है, डेट ओरिएंटेड है, यूटीआई है, ये सब इनकम डिविडेंड में ही आता है। डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में, अगर आप शेयर रखते हो तो, और यूनिट्स हैं आपके पास म्यूचुअल फंड के, तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो डिविडेंड टैक्सेबल किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर के हाथ में। डिविडेंड के ऊपर 10% का टीडीएस है। अगर शेयर है तो 194 में, और अगर म्यूचुअल फंड है तो 194 के में 10% टीडीएस कटता है। पहले भी मैंने बताया था कि अगर वो कहता है डिविडेंड रिसीव्ड, तो रिसीव्ड का मतलब हुआ टीडीएस काट के 90% है वो अमाउंट। 100% के लिए आपको डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि जब आप आईएफओएस की इनकम निकालो तो ग्रॉस डिविडेंड आप ढूंढो क्वेश्चन में। अगर ग्रॉस डिविडेंड दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नेट दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100 करो तो ग्रॉस हो जाएगा। नेट का क्या मतलब है? टीडीएस काट के। नेट को दो प्रकार से वो दे सकते हैं, या तो वो दे सकते हैं नेट डिविडेंड, या वो यूज कर सकते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय आपको 90 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो वो ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है। इसमें से एक ही खर्चा घटता है, आपने लास्ट टू लास्ट यानी आईएफओएस की पहली क्लास में देख लिया था कि खर्चा एक ही घटता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में, तो ये खर्चा घटेगा, बाकी नहीं घटता। कितना घटता है वो भी एक्चुअल जो ब्याज होगा, और 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड विच एवर इज लोअर। ये आपके आईएफओएस की इनकम आ जाएगी डिविडेंड से रिलेटेड। नोट में यहां एक चीज ध्यान रखना है हमें, एक डिविडेंड आएगा 222F, एक डिविडेंड आएगा आगे चल के, आज ही आएगा 222F। ये डीम डिविडेंड की श्रेणी है, पढ़ लेंगे। 222F के डिविडेंड के अगेंस्ट कोई भी खर्चा नहीं घटेगा। 222F के अगेंस्ट कोई भी खर्चा नहीं घटेगा। ये हम करेंगे आज, सीख लेंगे। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि अगर शेयर होल्डर खुद एक डोमेस्टिक कंपनी हो, शेयर होल्डर खुद में एक डोमेस्टिक कंपनी है, ये इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मानते हैं इसको। जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं, तो बी लिमिटेड जब डिविडेंड देगी ए लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है और साथ में खुद ही एक कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंपनी जब शेयर होल्डर है, जब शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो कंप्लीट है। लेकिन अगर शेयर होल्डर खुद में एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो अभी तक जो पढ़ा है वो आईएफओएस का पार्ट बना, यहां पर आईएफओएस आ गया। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम से एक 80M का डिडक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। 80M का डिडक्शन वैसे तो फाइनल का मैटर है, इंटरमीडिएट का नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि वो एक बार जरूर समझ कर जाए। नॉलेज अपने पास जरूर होना चाहिए, क्या पता कभी बुरे वक्त में काम आ जाए। तो दोबारा समझिए इसको, है तो वैसे फाइनल का, लेकिन फिर भी जब शेयर होल्डर एक डोमेस्टिक कंपनी हो खुद, यानी एक कंपनी ने डिविडेंड दिया है कंपनी को, तो शेयर होल्डर अगर डोमेस्टिक कंपनी हो, तो शेयर होल्डर डोमेस्टिक कंपनी आईएफओएस की इनकम तो दिखा देगी, डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट, अगर है तो, नहीं है तो सिर्फ डिविडेंड आ जाएगा आईएफओएस में। फिर ग्रॉस टोटल इनकम से उसे एक 80M का डिडक्शन भी मिलेगा। 80M के डिडक्शन के लिए उनको आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक
वो डिविडेंड जो उनको मिला है अपने शेयर होल्डर में बांट देना होगा। जितना पैसा वो बांट देंगे, जैसे मैं एक कंपनी हूं, मुझे डिविडेंड मिला 5 लाख रुपए का। अब मेरे आईटीआर की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर असेसमेंट ईयर में। 30 सितंबर तक मैं इस 5 लाख के डिविडेंड में से अपने शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड बांट दूंगा उतने रुपए का मुझे 80M में डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने पूरे 5 लाख बांट दिए तो 5 लाख का डिडक्शन मिल गया। मैंने 4 लाख बांटे तो 4 लाख का मिल गया। 3 लाख बांटे तो 3 लाख का मिल गया। तो जितना डिविडेंड मैं बांट दूंगा, कब तक बांटना है मुझे? आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक। 31 अक्टूबर मेरा ड्यू डेट है, मैं कंपनी हूं, तो 30 सितंबर तक मैं जितना डिविडेंड बांट दूंगा, कौन सा डिविडेंड? जो मुझे मिला है पूरे साल में। पूरे साल में मुझे जितना भी डिविडेंड मिला है, मैंने जो रिसीव किया, मैं कंपनी हूं, उस रिसीव्ड डिविडेंड में से मैं जितना अपने शेयर होल्डर को बांट दूंगा, मुझे 80M में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लॉजिक ये है कि मैं ऑलरेडी आईएफएस में दिखा रहा हूं, फिर यही चीज आगे शेयर होल्डर को बांट रहा हूं, वो भी इनकम में दिखा रहा है, तो 2 बार लग रहा है। इसलिए सरकार कहती है कि आप अगर टाइमली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो आपकी इनकम में से हम उतना लेस कर देंगे जितनी इनकम में जोड़े थे हमने। तो देखिए यहां पर डिस्कशन किसका हो रहा है? एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड यानी मैं हूं एक्स लिमिटेड। तो मैंने ए लिमिटेड में पैसे लगाए थे, मुझे वहां से डिविडेंड मिला है, डिविडेंड को मैंने दिखा दिया है। ग्रॉस डिविडेंड खर्चा वगैरह में ब्याज सिर्फ घटता है, वो भी लिमिटेड अमाउंट तक, तो मैंने यहां दिखा दिया। ग्रॉस इनकम जीटीआई आ गई, जीटीआई आ गई। अब क्या है कि नेट डिविडेंड इंक्लूडेड इन जीटीआई। जीटीआई में जितना डिविडेंड इंक्लूडेड है, नेट का मतलब है ये पैसा, खर्चा वगैरह काटा है, तो ये जितना इंक्लूडेड है, ये जितना इंक्लूडेड है, और जितना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं स्पेसिफाइड डेट के अंदर, विच एवर इज लोअर का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा 80M में। स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है? आईटीआर की ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक, यानी 30 सितंबर। 30th सितंबर इज द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, स्पेसिफाइड डेट। ये था हमारा डिविडेंड नॉर्मल केस में, जो आज तक आपने 11वीं कक्षा से लेकर आज तक जितने भी जगहों पर आपने डिविडेंड सुना है, वो डिविडेंड वही है जो मैंने अभी पढ़ाया। लेकिन आज आपको एक नया डिविडेंड भी समझना है जो आपने आज तक जीवन में नहीं सुना होगा। आज तक जीवन में आपने नहीं सुना होगा। आपने जितने डिविडेंड आज तक सुने हैं, देखिए यहां मिसिंग है, एक नया क्लॉज आया एफ, वो मिसिंग है इसमें, ऐसे बनेगा। आपने अभी तक जितना डिविडेंड सुना है बचपन से आज तक, डिविडेंड के नाम पर जो कुछ भी सुना है शब्द, डिविडेंड मिला, शेयर के ऊपर मिलता है डिविडेंड वगैरह वगैरह, वो सब कुछ है नॉर्मल डिविडेंड। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम अंडर 6 केसेस, ये 6 केस हैं, पहले तो 5 हुआ करता था, इस साल से 6 हो गया है। 6 केसेस में हम डीम्ड कर लेंगे कि ये चीज डिविडेंड है, और अगर ये डिविडेंड है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। साथ ही साथ कंपनी को 194 में उस पर टीडीएस भी काटना पड़ेगा। 10% का टीडीएस कटता है डिविडेंड के ऊपर, तो कंपनी जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस पर टीडीएस भी काटना पड़ेगा। जैसे 222A, 222B, C, D, E और F, ये 6 केसेस हैं। 222A कहता है कि अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट्स बांटा, बांटा का मतलब क्या हुआ? फ्री, तो उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। देखिए कंपनी ना जनरली प्राइवेट कंपनी करती थी ऐसा, लेकिन नियम सबके लिए है, प्राइवेट हो पब्लिक हो। कंपनी, इसके लिए पुरानी कहानी समझानी पड़ेगी, नहीं तो ये रटना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक आएगा तो आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। एक जमाने में गवर्नमेंट को लगा कि डिविडेंड पूरे शेयर होल्डर को, पूरे देश में जितना भी बढ़ता है, वो सभी शेयर होल्डर डिविडेंड अपनी इनकम में नहीं दिखाते। क्यों? कुछ शेयर होल्डर छिपा जाते हैं, कुछ शेयर होल्डर इतनी कम इनकम होती है उनकी जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे रह जाते हैं। इस वजह से
डिविडेंड 2000 मिला, 3000 मिला, 5000 मिला, 600 रुपए मिले, 900 रुपए मिले, ऐसे छोटी छोटी रकम डिविडेंड मिलती है। आप देखते हो ना, कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड बांटे हर शेयर पर। अब किसी के पास 500 शेयर है तो उसको कितना मिलेगा? 2500 रुपए। पूरे साल में 2500 रुपए अगर वो छिपा गया तो सरकार उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। अच्छा, सरकार अगर पकड़ना भी चाहे तो इनकम टैक्स ऑफिसर को लगना पड़ेगा उस 2500 रुपए के ऊपर टैक्स कितना बनेगा? 10%, 20%, यानी 500-400 रुपए टैक्स के लिए 10 दिन इनकम टैक्स ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करे तब वो आदमी पकड़ में आए। तो यानी खर्चा ज्यादा था पकड़ने में, इसलिए चोरी चल रही थी। गवर्नमेंट को लगा कि ये डिविडेंड जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है उसमें चोरी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड को एग्जम्प्ट कर दिया। वो जमाना था सेक्शन 10 क्लॉज 34 में उन्होंने लिख दिया कि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जम्प्ट होगा, और कंपनी से कहा कि जब आप डिविडेंड बांटो तो आप उस डिविडेंड के ऊपर हमें एक एडिशनल कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जमा करा दो। सीडीटी बोलते हैं उसे, बोलते थे, अब तो नहीं है, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो सीधी बात है कि शेयर होल्डर नहीं देगा टैक्स, और डिविडेंड जब भी बटेगा तो कंपनी को उस बटे हुए डिविडेंड पर एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार को टैक्स मिल गया, सरकार निश्चिंत है। अब कंपनी तो मोटा डिविडेंड बांट रही है, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो तो दिख जाता है, और डिविडेंड के ऊपर सरकार की टैक्स की चोरी भी रुक गई। लेकिन कंपनी परेशान थी इस बात से कि हमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, हमें कंप्लायंस भी करना पड़ रहा है, और वो डिविडेंड 14 दिनों के अंदर जमा कराना होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के, जबकि शेयर होल्डर को मिलता तो कई शेयर होल्डर तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर बच जाते, या कुछ और हो जाता है, या फिर उनको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता। तो आप जबरदस्ती हमसे टैक्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, फालतू में हमारा बर्डन बढ़ा रहे हैं, कंपनी का कहना था। सरकार ने सुना नहीं, कई साल तक, 10, 15, 20 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर सरकारें बदली और नई सरकार आई, उन्होंने सोचा कि नहीं, पुराना नियम ही ठीक था। शेयर होल्डर के हाथ में अगर टैक्सेबल किया जाए तो वो टैक्स बनता है तो देंगे, नहीं बनता तो नहीं देंगे। अगर टैक्स की चोरी का जहां तक सवाल है तो हम एक काम करते हैं, 194 में टीडीएस डिडक्ट करवा देते हैं, तो कंप्लायंस पकड़ में आ जाएगा कि कौन चोरी कर रहा है। वापस पुराने ही नियम आ गए कि शेयर होल्डर टैक्स देगा और कंपनी को सीडीटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जिस जमाने में कंपनी को सीडीटी देना पड़ रहा था, उस जमाने में कंपनी उस सीडीटी से बचने के लिए कई सारे तिकड़म जुगाड़ निकालती थी। कंपनी कहती थी, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां ऐसे करती थी, कंपनी कहती थी कि हम इस बार डिविडेंड बांट ही नहीं रहे, तो टैक्स का सवाल ही नहीं उठता। और फिर वो कंपनी अपने पुराने सारे एसेट्स जो भी उनको हटाना था, वो पुराने एसेट्स, सारे एसेट्स, शेयर होल्डर, अपने 10-15 शेयर होल्डर होते थे प्राइवेट कंपनीज के, पुराने शेयर होल्डर एसेट्स अपने शेयर होल्डर में बांट देते थे और इशारा कर देते थे कि समझ लो वही है डिविडेंड, इसको बेच के पैसे जो आएंगे रख लेना। तो गवर्नमेंट को जब ये पता चला तो उन्होंने ये डीम डिविडेंड का कंसेप्ट इंसर्ट किया 222A, जिसमें लिखा कि अगर कंपनी एसेट बांटती है शेयर होल्डर को तो उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो भी डिविडेंड है। लेकिन नियम यह है कि कंपनी के पास उस समय प्रॉफिट होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो आप उसे डिविडेंड बोलकर करोगे क्या? क्योंकि डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का अंश, लाभांश, लाभ का अंश। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, अकाउंट्स में नहीं दिख रहा प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व सरप्लस होता है, जनरल रिजर्व होता है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं है, और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एसेट्स, तो हम उसको क्यों डिविडेंड माने? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कैसा? डीम्ड भी डिविडेंड क्यों होगा? तो इसलिए आगे ये भी नियम लिखा हुआ था कि डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब मान लीजिए कंपनी ने 50 कंप्यूटर, पुराने लैपटॉप, ये सब बांट दिए शेयर होल्डर को, हर शेयर होल्डर को एक एक कंप्यूटर, एक एक लैपटॉप मिल गया। अब उसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 30,000 रुपए है, और 50 बट गया तो 50 शेयर होल्डर थे तो 30,000 रुपए के हिसाब से सबको बट गया। तो राम है, राम को भी 30,000 के मार्केट वैल्यू का 30,000 मार्केट वैल्यू था। $30,000 के मार्केट वैल्यू का एसेट मिला। अब कंपनी के पास, मान लेते हैं कि इनके पास 5% शेयर्स थे।
अब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टोटल अगर 20 लाख है तो राम के हिस्से का प्रॉफिट कितना है? कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी 50 शेयर होल्डर हैं, 50 शेयर होल्डर को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पुराने हैं नए हैं छोड़िए उस बात को। एक लैपटॉप की मार्केट वैल्यू है 30,000। तो मिस्टर राम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि राम को भी एक लैपटॉप मिल गया है, तो लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो राम के लिए 30,000 डिविडेंड माना जाएगा, आईएफओएस की इनकम होगी। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक लिखा हुआ है मैक्सिमम डीम डिविडेंड माना जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो कंपनी के पास थी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो कंपनी के पास तो 20 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन राम का हिस्सा कितना है इसमें? 5%। 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख तक राम का डीम डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन मिल तो उसे 30,000 रहा है, तो 30,000 डीम डिविडेंड है। लेकिन मान लीजिए यहां पर 20 लाख ना होकर 5 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता उस कंपनी के पास, तो राम के हिस्से का प्रॉफिट आया 25,000 और राम को एक कंप्यूटर मिला है कंपनी से जिसकी मार्केट वैल्यू है 30,000। और जिस समय कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस समय कंपनी का लाभ 5 लाख है। और ये कंपनी ने राम को सिर्फ कंप्यूटर तो नहीं दिया ना, वो तो सबको दिया उन्होंने। तो राम के हिस्से का प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। तो मैक्सिमम डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? 25,000। ये है पहला डीम डिविडेंड 222A। क्या 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 याद कीजिएगा? ए से याद कीजिएगा एसेट, ये ए है ना 222A, तो ए से याद रखिएगा एसेट। अगर कंपनी ने एसेट बांटा है शेयर होल्डर को तो एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक डीम डिविडेंड माना जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी की लेनी है, लेकिन कंपनी का टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप तो एक शेयर होल्डर का क्वेश्चन करेंगे। कंपनी के लिए कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा वो बात तो अब रही नहीं, अब तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है डिविडेंड। तो शेयर होल्डर आपसे पूछ रहा है कि मेरा डीम डिविडेंड कितना है, मैं आईएफओएस में कितना दिखाऊं। तो जो भी शेयर होल्डर आपसे पूछ रहा है उस शेयर होल्डर का कितना प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा है, उस हिस्से तक डीम डिविडेंड है। जैसे मान लीजिए हिस्सा, अभी पिछले एग्जांपल में हिस्सा आया था 1 लाख, राम का 1 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा था, लेकिन उसे बट मिल कितना रहा था? 30,000, तो 30,000 डीम डिविडेंड है। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा है, अब जैसे 5 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, राम का 5% शेयर होल्डिंग है, तो 25,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में राम का हिस्सा है, राम को मिल कितना रहा है? 30,000, तो कितना डीम डिविडेंड होगा? मैक्सिमम 25,000। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब आते हैं 222B। बी से आपको दो चीजें याद रखनी है। बी से याद रखना है बोनस शेयर बी से याद रखना है बोनस शेयर, और एक याद रखना है बी से बर्डन। बर्डन यानी लायबिलिटी। दो चीजें हैं यहां पर। पहली चीज, अगर कंपनी बोनस शेयर देती है इक्विटी शेयर होल्डर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार कहती है नो प्रॉब्लम, क्योंकि बोनस शेयर दिया ही जाता है, बोनस शेयर का रिवाज है। बोनस शेयर क्यों देती है कंपनी? जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है लेकिन कंपनी बांटना नहीं चाहती उस पैसे को, बिजनेस में ही दोबारा इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कंपनी कहती है कि हम शेयर होल्डर को फिर क्या देते हैं? बोनस शेयर दे देते हैं। 1:1, 1:2, 2:1, 3:2 बोनस शेयर दे देते हैं। शेयर होल्डर भी खुश हो जाएगा, उनमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को देना ये प्रथा है, ये रिवाज है, ये कस्टम है, ये प्रचलन है, ये शुरू से चलता आ रहा है। तो गवर्नमेंट इसको प्रॉब्लम में नहीं रखती, कहती है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो डीम डिविडेंड। बोनस शेयर मिला, दैट्स इट। कैपिटल गेन में जाओ, बोनस शेयर की कॉस्ट 0 ले लो। जब फ्यूचर में शेयर होल्डर बोनस शेयर बेचेंगे तो उनका कैपिटल गेन निकालते समय बोनस शेयर की कॉस्ट 0 ली जाएगी। ये सिंपल है। लेकिन कंपनियों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी बोनस शेयर बांटना शुरू कर दिया। अब आप ही सोचकर बताइए, कभी सुना है बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है? भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो सीधा मतलब है कि जितना % डिविडेंड होता है वो फिक्स है, उतना ही मिलना चाहिए उनको, न ज्यादा न कम। अगर नहीं दे पाए तो एक्यूमुलेट होता रहेगा, जब पैसे होंगे तब दे देंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो कभी नहीं देते। बोनस शेयर जैसी कोई चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी ही नहीं जाती। ये जरूर टैक्स चुराने का एक जरिया बनाया था कंपनी ने कि अगर डिविडेंड बांटे तो डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा, इसलिए डिविडेंड ना बांटकर बोनस शेयर दे देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो लॉ मेकर से इसकी जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
याद रखिएगा एग्जाम में, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिला तो आपको टेंशन नहीं लेनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाए तब लॉ मेकर कहता है कि ये जितने रुपए का बांटा गया है उतना रुपया डीम डिविडेंड है, लेकिन मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर तो नहीं होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब अगला पॉइंट है बर्डन। बर्डन से हम देखिए, ये बर्डन मैंने वर्ड बनाया है ताकि 222 में दो चीजें याद रखिए, बी फॉर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बी फॉर बर्डन। बर्डन यानी लायबिलिटी। अब अगर कंपनी ने डिबेंचर बॉन्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट अपने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट यानी फ्री में बांटना। जैसे कंपनी कह रही है कि शेयर होल्डर को कि दोस्तों इस बार हम डिविडेंड नहीं दे रहे आपको, तो टैक्स वैक्स का कोई टेंशन मत लो, डिविडेंड दे ही नहीं रहे, उसकी जगह पर हम आप लोगों को 20-20 हजार रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं फ्री में। तो आपको तो एक तरह से 20 हजार का सामान मिल गया ना। डिबेंचर कल को रिडीम होगा, जब तक नहीं रिडीम होगा ब्याज मिलता रहेगा, तो आपके तो मौज है। 20 हजार का वर्थ, 20 हजार के वर्थ का फ्री में आपको मिल रहा है डिबेंचर, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है ये क्या बेवकूफी है, ये क्या ठगने जैसी बात है, आप अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो। कंपनी डिबेंचर बांट रही है तो कंपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, अपना कंपनी अपना बर्डन, अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो सरकार कहती है कि अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बॉन्ड, एक ही चीज होती है ये सारी चीजें, अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर को, तो मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। शेयर होल्डर का हिस्से का जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां तक उनके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर आप शेयर होल्डर हो एक कंपनी के, आपको कंपनी ने 1 लाख रुपए का बॉन्ड इशू कर दिया फ्री में, तो उस दिन कितने प्रॉफिट थे कंपनी का, कंपनी के प्रॉफिट में आपका कितना हिस्सा बनता है, उस हिस्से तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 1 लाख की जो वैल्यू है ये डीम डिविडेंड आपके हाथ में मानी जाएगी। आपको आईएफओएस में शो करना पड़ेगा। ए फॉर एसेट, बी फॉर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बर्डन यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी डिबेंचर बॉन्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर रही है फ्री में शेयर होल्डर को। ठीक है। सी से याद रखिएगा क्लोज। क्या याद रखिएगा? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्लोज मतलब कंपनी बंद। कंपनी बंद मतलब लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में यहां पर कंपनी कोई चीटिंग नहीं कर रही। देखिए ए और बी तो क्या इसलिए बनाया गया था, ए और बी इसलिए बनाया गया था ताकि कंपनी चोरी कर रही है, डिविडेंड को बचाने का प्रयास कर रही है, तो उसको पकड़ा जाए। ये था ए और बी के पीछे का रीजन। सी में ऐसा कोई चोरी नहीं है, सी एक लॉजिकल व्यू है। सी एक लॉजिकल व्यू है। कैसे लॉजिकल व्यू है? मान लीजिए कि कंपनी बंद हो रही है और कंपनी का ये बैलेंस शीट है बंद होने के ठीक 1 दिन पहले का। एसेट है 400 का, इक्विटी शेयर कैपिटल है 150 का, रिजर्व एंड सरप्लस है 100 का, और लायबिलिटी है 150 का। इसको एक काम करते हैं, 150 कंफ्यूज ना हो जाइए, 180 कर देता हूं मैं, इसे 120 कर देता हूं। ये बैलेंस शीट है, एक सिंपल बैलेंस शीट, ताकि आपको मेन मुद्दा जो मैं समझा सकूं वो समझ आ सके। तो टैली हो गया ये बैलेंस शीट दोनों साइड। अब कंपनी बंद हो रही है, तो आप ही बताओ, आप कंपनी के लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हो तो आप क्या करोगे? आपका स्टेप क्या होगा? इसे बेचोगे पहले, इसे बेचोगे तो हो सकता है ये 400 से ज्यादा मिले, हो सकता है 400 से, क्योंकि 400 बुक वैल्यू है, 400 से ज्यादा मिले, हो सकता है 400 से कम मिले, हो सकता है 400 ही मिले। 400 मिलने के तो चांसेस कम है, कम और ज्यादा मिल सकता है। कोई भी एक फिगर उठा लो, मान लो 400 से कम मिला, 380 मिला। अब बताओ इस 380 में आप अगला स्टेप क्या करोगे? लायबिलिटी वेव ऑफ करोगे, राइट ऑफ करोगे, हटाओगे। तो लायबिलिटी इसको पे ऑफ कर दो। अब कितना बचा आपके पास? 260। ये 260 अब शेयर होल्डर को बांट दोगे,
करेक्ट। साफ नजर आ रहा है कि शेयर होल्डर को जब 260 आपने बांटा तो शेयर होल्डर ये मानेगा कि 100 तो हमें डिविडेंड मिला, क्यों? क्योंकि 100 प्रॉफिट था, और बाकी हमारा कैपिटल रिटर्न हो गया। कैपिटल रिटर्न कितना हुआ? 160। 100 मिला है डिविडेंड और 160 कैपिटल रिटर्न हुआ। तो बताइए, इसी को अगर लैंग्वेज में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि जब लिक्विडेशन में कंपनी शेयर होल्डर को एसेट्स या कैश या मनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो प्रॉफिट के अमाउंट तक डीम डिविडेंड है। मतलब कंपनी ने कितना बांटा है शेयर होल्डर को? 260, लेकिन मैंने 260 डीम डिविडेंड नहीं माना, मैंने कितना माना? जितना प्रॉफिट अवेलेबल था उस समय। कितना? 100 लाख का रिजर्व था, तो 100 लाख तक डीम डिविडेंड है और बाकी पैसे क्या है? कैपिटल रिटर्न हुआ। हालांकि कैपिटल 180 का था, रिटर्न 160 हुआ, नुकसान में गई कंपनी, शेयर होल्डर नुकसान में गया। अब शेयर होल्डर उसके लिए कैपिटल गेन निकालेगा। शेयर होल्डर उसके लिए क्या निकालेगा बताइए? कैपिटल गेन। भाई दो चीजें हैं, शेयर होल्डर को जो भी मिला पहले वो चेक करेगा कि उसमें डिविडेंड कितना मिला और उसके शेयर के बदले कितना पैसा मिला। जो शेयर के बदले मिला वो कैपिटल गेन में यूज करेगा और जो डिविडेंड मिला वो डिविडेंड में यूज करेगा। मैं आपको समझा देता हूं, यहां तक क्लियर है तो मैं समझाता हूं। यहां तक क्लियर है? क्या लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर लिक्विडेशन में एसेट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, उसमें जो प्रॉफिट का हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वहां तक डीम डिविडेंड माना जाएगा 222C में। आपको मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल से तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक एग्जाम्पल रखा है मैंने, ये देखिए। कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ये सब इंफॉर्मेशन अभी बाद में देखेंगे, ये चीजें बाद में। हाँ, कंपनी के पास 30 लाख का प्रॉफिट था लिक्विडेशन के समय। कंपनी ने अपने एसेट्स और मनी शेयर होल्डर में बांटे, एसेट्स भी बांटे। जो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, सारे एसेट्स बेच दिए कंपनी ने। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सारे एसेट्स क्यों बेचे? कंपनी को सिर्फ लायबिलिटी पे करना था 120, तो वो उतना ही एसेट्स बेचे जिससे 120 रुपए इकट्ठा हो जाए। 150 रुपए का इकट्ठा कर लिया, 120 बेच दिया, अब 30 बचा हुआ है, 30 लाख, और बाकी के एसेट्स बचे हुए हैं वो एसेट्स शेयर होल्डर को ही बांट दे। भाई बाजार में बेचने पे पैसे तो कम मिलेंगे, उससे अच्छा शेयर होल्डर को दे दे। तो पॉसिबल है कि लिक्विडेशन में एसेट्स भी बढ़ रहा हो, मनी भी बढ़ रहा हो। अब सभी शेयर होल्डर को मिला होगा, उनके उनके हिस्से के हिसाब से बटा होगा। भाई सभी शेयर होल्डर को मिला होगा। इसमें से एक शेयर होल्डर है राम, जिसके पास 8% वोटिंग पावर यानी 8% इक्विटी है कंपनी का। राम को 15 लाख के मार्केट वैल्यू की जमीन मिली है और 3 लाख का पैसा मिला है। बताइए राम को जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, आप ही सोचकर बताइए कितना मिला है? 18 लाख मिला है। अग्री और नोट? अब कंपनी का प्रॉफिट है 30 लाख, जिसमें राम का कितना हिस्सा है? 8% के हिसाब से 2,40,000। तो राम इसका बंटवारा करेगा, वो कहेगा 240 जो है वो प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट यानी डिविडेंड मिला, डिविडेंड यानी वो IFOS में दिखाएगा 2,40,000। और जो अब बच गया वो कितना बचा? 15,60,000। 15,60,000 वो क्या मानेगा कि उसके शेयर के बदले मिला। इसका मतलब उसके पास जो 80,000 शेयर था, जिसको उसने 16 रुपए में खरीदा था 10 महीने पहले, इसके ऊपर वो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा। सेल कंसिडरेशन जो उसे मिला, 18 लाख है, वो मत लीजिएगा, क्योंकि 18 में 240 तो आपने अदर सोर्सेज में दिखाया। तो आप सेल कंसिडरेशन कितना लीजिएगा? 15,60,000। जबकि मिला है उसे 18 लाख, बट सेल कंसिडरेशन आप कितना दे रहे हो? 15,60। ये कैसे आपने किया? ये सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। 46 सबसेक्शन 2 कहता है कि शेयर होल्डर लिक्विडेशन पर जब अपना कैपिटल गेन निकालेगा, शेयर होल्डर लिक्विडेशन पर जब अपना कैपिटल गेन निकालेगा, तो जितना भी उसे मिला है 18 लाख में माइनस कर देगा डीम्ड डिविडेंड 222C वाला, फिर जो बचेगा उसे सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। ये कौन कहता है? 46 सबसेक्शन 2।
सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर, वो देखेंगे। 46 सबसेक्शन 2 ये कहता है। तो सेल कंसिडरेशन 15,60,000 हो जाएगा, और उसने कितने में खरीदा है भैया, 80,000 शेयर खरीदा है 16 रुपए के भाव से 12,80,000 में। 10 महीने पुरानी बात है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,80,000। ये उसका कैपिटल गेन आ गया 280, और 240 IFOS में डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है। अब एक नियम और है 46(1), वो कहता है कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में एसेट बेचती है तो कैपिटल गेन आएगा कंपनी का। कंपनी अगर आप लिक्विडेशन में एसेट बेचेगी तो एसेट बेचोगे तो कैप गेन आएगा कंपनी का। सरकार कहती है कि अब कंपनी बंद हो रही है, उनको अननेसेसरी टैक्स का बर्डन एक्स्ट्रा हम क्यों दे। तो कंपनी को एडवाइस है कि वो एसेट्स उतना ही बेचे जितना उसको मजबूरी में जरूरत है लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, और जो एसेट्स बच जाए उसे बेचने के बजाय शेयर होल्डर को बांट दे। हालांकि शेयर होल्डर को भी जब आप एसेट बांटते हो तो ट्रांसफर का डेफिनेशन तो पूरा हो रहा है, क्योंकि एसेट आपके नाम था कंपनी, अब किसके नाम है, शेयर होल्डर के नाम है, तो टाइटल तो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन 46(1) बनाकर सरकार ने लिख दिया कि लिक्विडेशन में एसेट अगर शेयर होल्डर को बांटा जाए, ट्रांसफर किया जाए, तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन कंपनी के हाथ में नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर एसेट लिक्विडेशन में बेचेगी बाजार में तो कैपिटल गेन देगी, अगर वही एसेट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो कैपिटल गेन माफ। शेयर होल्डर के हाथ में जो टोटल पैसा मिला 18 लाख, उसमें से शेयर होल्डर का काम है कि पहले डीम डिविडेंड अलग कर दो IFOS के लिए, फिर जो बच जाए रकम उसे सेल कंसिडरेशन मानकर अपना कैपिटल गेन भी निकालो, जो कि यहां पर मैंने पूरा दिखाया है। ये है हमारा क्वेश्चन, और इसका यहां पर मैंने दे रखा है आंसर। 46(1) भी लिखा हुआ है और 46(2) भी लिखा हुआ है। आप 1 मिनट लगाकर इसे देख लो। इस पेज पर है, पेज नंबर है 20, 19 और 20 पर है। 1 मिनट लगाकर इसको देखो। पॉज करके देख लो, चाहे मैं रुका हुआ हूं, 1 मिनट की बात है, मैं रुक जाता हूं। डन। चलिए वापस आते हैं। डीम डिविडेंड 222 A B C, 222 A B और C, जिसमें C इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, A और B ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता, C E और F नया जो आया है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। A B और D ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉलेज वाइज पता होना चाहिए हर चीज। सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के गए तो एग्जाम की तैयारी पूरी थोड़ी मानी जाती है। पढ़ के पूरा जाना है, इंपॉर्टेंट को बार बार देखना है, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना है। और आप वैसे भी इंटर के बाद फाइनल, उसके बाद मान लो आप टैक्स की प्रैक्टिस में आते हो या टैक्स का कोई वर्क मिलता है आपको, तो ये थोड़ी बोलोगे कि ये चीज एग्जाम में नहीं आना था इसलिए मैंने नहीं किया। मन में आपके आता होगा कि नया बिल आ गया है सर, ये पुराना पढ़ा रहे हैं, हम लोग की मजबूरी है कि हमारे एग्जाम में यही आएगा तो यही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नया जो बिल आ गया 2025, वो आगे अप्लीकेबल होगा। हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, इतनी मेहनत की, तो आपको बता दूं कि न्यू बिल 2025
हमारे ये सारे नियम, सारे प्रोविजन कॉपी पेस्ट किया गया है, सेक्शंस के नंबर बदले हैं बस। तो आपने जो भी पढ़ा है, जो भी मेहनत किया है, वो सब कंटिन्यू रहेगा, जस्ट सेक्शन के नंबर बदल दिए गए हैं। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं 222C हो गया हमारा डी। जब भी आपने सुना होगा अकाउंट्स में रीस्ट्रक्चरिंग, आपने सुना है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो कई बार कंपनी अपने शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस कर देती है। कंपनी शेयर की फेस वैल्यू रिड्यूस कर देती है कई बार। तो जब शेयर का रिडक्शन होता है, शेयर रिडक्शन, तो शेयर रिडक्शन जनरली होना चाहिए फिक्टिशियस एसेट्स के अगेंस्ट। शेयर रिडक्शन का जो एंट्री होना चाहिए वो बैलेंस शीट में कैपिटल के साइड से वैल्यू कम हो जाता है शेयर रिडक्शन, और एसेट के साइड जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको घटा देना चाहिए। लेकिन कोई कोई कंपनी इसी पर्दे के पीछे कि हम शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे बांट दिए गए। तो लॉ का कहना है कि अगर कैपिटल रिडक्शन में आप शेयर होल्डर को पैसे बांट रहे हो, बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय अगर आपका प्रॉफिट अवेलेबल है तो उस अमाउंट तक हम डीम्ड डिविडेंड लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, पैसे वापस कर रहे हो शेयर होल्डर को, तो हम यहां डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। लेकिन प्रॉफिट अगर उस समय है तो भाई उतने हद तक पहले तो आप प्रॉफिट बांटो, उसके बाद कैपिटल रिटर्न करो। यही तो नियम होना चाहिए कि पहले आप प्रॉफिट बांटोगे, प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी है, प्रॉफिट को बांट नहीं रहे, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, ये कहां का इंसाफ है। तो प्रॉफिट के हद तक हम डीम्ड डिविडेंड ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन में अगर कंपनी शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस हद तक जहां तक कंपनी के पास उस समय प्रॉफिट है, हम उसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं ई। देखिए ए बी सी डी तो ठीक था अपनी जगह पर, ई और एफ जो है अननेसेसरी सरकार ने एक्स्ट्रा परेशानी डाल दी है। कुछ हमारी गलती के वजह से भी डाली है, लेकिन थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, इलॉजिकल है। ई और एफ दोनों थोड़ा सा इलॉजिकल आपको लगेगा। एबीसीडी आपको ठीक नजर आएगा, तो एबीसीडी का एक अलग ग्रुप रखिए और ई और एफ अपने आप में विचित्र है। जैसे एबीसीडी में मैंने कभी नहीं कहा कि कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक। कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। ए बी सी डी सबके लिए है। उसके बाद एबीसीडी में एक लिमिट हमने लगाई थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैंने हमेशा बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो किस नेचर का प्रॉफिट है हमने कभी डिस्कस नहीं किया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या क्या मतलब होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, डीआरआर, सीआरआर, डिविडेंड रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, और इक्विटी शेयर होल्डर को जब आप बोनस शेयर देते हो तो वो भी एक तरह से आप कैपिटलाइज करते हो अपने रिजर्व को, तो वो भी कहलाता है कैपिटल रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में दोनों आता है। लेकिन ई में सिर्फ हमें रेवेन्यू रिजर्व का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना है, और एफ में तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा टेढ़ा काम हो गया। ए बी सी डी को एक ग्रुप में पढ़िए, एक साथ पढ़िए, एक साथ रिवाइज कीजिए। ए बी सी डी पर कमांड कर लीजिए पहले, जिसमें सिर्फ सी आपके काम का है, जिसकी कैलकुलेशन आपको दिखाई है वो अच्छे से करके जाइए। अब बारी आती है ई और एफ की, इसे आप सेपरेट पढ़िए, भूल जाइए पहले क्या पढ़ा था। ई को बिल्कुल अलग पढ़िए, क्योंकि ई सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है। ई बनाया गया था कि प्राइवेट कंपनी के जो दमदार शेयर होल्डर हैं, वजनदार शेयर होल्डर हैं, दबंग शेयर होल्डर हैं, प्राइवेट कंपनी के जो दबंग शेयर होल्डर हैं, दबंग शेयर होल्डर हम उनको कहेंगे जिनके पास 10% या उससे ज्यादा ओनरशिप। इनको हम क्या बोलेंगे, 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर ओनरशिप है तो उनको क्या बोलेंगे, दबंग। 222 इसलिए बनाया गया था कि प्राइवेट कंपनी के जो दबंग शेयर होल्डर थे वो कंपनी से लोन ले लेते थे और उस लोन को वर्षों तक नहीं चुकाते थे,
डिविडेंड जब भी लेना होता था वो डिविडेंड के जगह पर कंपनी से लोन लेते थे, कहते थे डिविडेंड नहीं चाहिए, लोन दे दो, दिखा दो कि लोन दिया है, और रिटर्न होना नहीं है लोन, न मांगने वाला कोई बैठा है न देने वाला कोई बैठा है, ताकि डिविडेंड के टैक्स से बचा जा सके। तब सरकार ने नियम बनाया। पब्लिक कंपनी में ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पब्लिक कंपनी लोन किसी भी शेयर होल्डर को वैसे ही नहीं दे सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपना राज, अपना अधिकार। तो प्राइवेट कंपनी जब भी शेयर होल्डर को, दबंग शेयर होल्डर को लोन दे या एडवांस दे, तो चाहे वो लोन या एडवांस बाद में वापस हो गया हो, चाहे वो लोन या एडवांस ब्याज के लिए दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने साफ लिख दिया है कि लोन और एडवांस दोगे तो शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम्ड डिविडेंड है 222E। चाहे शेयर होल्डर बाद में रिटर्न करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीम्ड डिविडेंड बन गया तो बन गया, टैक्स लग गया तो लग गया। टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उस समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। तो कम, और यहां भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लोन सबको तो नहीं दे रही कंपनी, एक शेयर होल्डर को दे रही है। तो यहां जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास है वो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक शेयर होल्डर के लिए देखा जाएगा। अभी तक एबीसीडी में क्या कर रहे थे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लीजिए 30 लाख है, आपका 8% शेयर है, तो हम देखते थे आपके हिस्से का एक्यूमुलेटेड कितना हुआ, 240, 30 लाख का 8%। 222E में चूंकि लोन एक किसी शेयर होल्डर को दे रहे हो, पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो उस समय जो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे उस शेयर होल्डर के लिए। जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट कंपनी हूं, आप मेरे दबंग शेयर होल्डर हैं, दबंग मतलब 10% वाले या उससे ज्यादा। तो मेरे पास अगर 10 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और आप 12% के शेयर होल्डर हो, तो आपके हिस्से का तो 1,20,000 है। लेकिन अगर मैं आपको 6 लाख रुपए का लोन देता हूं और मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट है, तो पूरे 6 लाख आपके लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। 2 दिन बाद में दूसरे शेयर होल्डर, दबंग शेयर होल्डर एक और है, उनको मैंने लोन दे दिया, तो उनके लिए अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज हमने 10 लाख में 6 लाख तो आपके लिए मान लिया डीम्ड डिविडेंड, तो अब बचा 4 लाख, तो उनके लिए हम 4 ही कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि पूरा डीम्ड डिविडेंड बन रहा है, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, चलिए कंफ्यूजन ठीक करते हैं। मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि पब्लिक पे एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने लोन दिया 16/7/2024 को 6 लाख रुपए का मिस्टर राम। इनके पास 12% इक्विटी है, ठीक है। इस समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास टोटल 10 लाख है। फिर कंपनी ने दोबारा लोन दिया 18/7/2024 को 5 लाख रुपए का मिस्टर गोपी को। गोपी के पास 15% इक्विटी है, दबंग हो गई। तो पहले राम को दिया, तो मिस्टर राम के लिए 222E IFOS की इनकम डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा? 6 लाख का लोन है, 10 लाख प्रॉफिट है, तो पूरा 6 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब मिस्टर गोपी, राम के बाद मिला है गोपी को, तो मिस्टर गोपी के लिए जब हम देखेंगे IFOS डीम्ड डिविडेंड, तो गोपी को 5 लाख का लोन दिया, लेकिन चूंकि 10 लाख में 6 लाख आपने राम के लिए डीम्ड डिविडेंड माना, तो अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख बचा हुआ माना जाएगा। तो अब 4 बचा हुआ है और मिला 5 लाख का लोन है, तो मैक्सिमम डीम्ड डिविडेंड कितना होगा? 4 लाख। इस तरह के क्वेश्चंस फाइनल में आते हैं, इंटर में नहीं आते। इंटर में किस तरह के आते हैं सर? इंटर में गोपी नहीं आता, सिर्फ राम आता है। राम 12% इक्विटी वाला है, उसे 6 लाख का लोन दिया गया, 10 लाख उस समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बताओ क्या होगा? तो 6 लाख डीम्ड डिविडेंड है, 222, दैट्स इट। लोन दिया जाए तो भी, एडवांस दिया जाए तो भी, आपको क्या क्या चीजें यहां ध्यान रखनी है? लोन देंगे तो भी, एडवांस देंगे तब भी।
लोन और एडवांस ब्याज के साथ दिया जाए तब भी डीम्ड डिविडेंड बनेगा। मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने राम को 6 लाख का जो लोन दिया है वो 12% इंटरेस्ट के रेट से लिया है और राम ईमानदारी से ब्याज चुका भी रहा है। 9 महीने 10 महीने के बाद लोन भी वापस कर दिया राम ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ये गलती की और पिटाई हो गई, भले ही आपने बाद में रिटर्न कर दिया हो लोन, ब्याज भी दिया हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यही ध्यान रखने जैसा है। ये इलॉजिकल लॉ है, ये पिटाई के लिए बनाया, ये बनाया ही है मारने के लिए। तो इसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। यार ये तो रिटर्न कर दिया, यार ये तो ब्याज पर दे रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कंपनी ये साबित कर दे कि उसका काम मनी लेंडिंग का है, अगर प्राइवेट कंपनी ये साबित कर दे कि वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है, प्राइवेट मनी लेंडिंग कंपनी है, तब ये लोन जस्टिफाइड है, फिर डीम्ड डिविडेंड नहीं है। या अगर कंपनी साबित कर दे कि ये 6 लाख जो राम को दिया गया है ये लोन नहीं है, ये एडवांस है और ये एडवांस भी ट्रेड एडवांस है। ट्रेड यानी व्यापार में राम के साथ ए लिमिटेड व्यापार कर रहा है, उस व्यापार के अंतर्गत एडवांस देना पड़ता है, ये प्रचलन है, ये सभी जगह होता है, हमने भी दिया है। यानी ट्रेड एडवांस यानी व्यापार में जो एडवांस होना चाहिए, जो चलता है, वो एडवांस दिया गया है। अगर ये साबित हो जाए तब राम के लिए वो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। ये साबित करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यानी अगर कंपनी साबित कर दे कि वो मनी लेंडिंग का काम है, बैंकिंग फाइनेंस का काम करती है, तब ये लोन जेन्युइन लोन है, नो प्रॉब्लम, नो डीम्ड डिविडेंड। या अगर कंपनी साबित कर दे कि ये जो राम है या गोपी है ये हमारा एक तरह से बिजनेस पार्टनर है, शेयर होल्डर भी है लेकिन वो एक बिजनेस भी कर रहा है। राम बिल्डर है और कंपनी अपने फैक्ट्री का रिपेयर करवा रहा है राम से, तो राम को 6 लाख एडवांस देना पड़ा, क्योंकि बिना एडवांस दिए वो मटेरियल कैसे सप्लाई करेगा, तो एडवांस देना पड़ा। ये ट्रेड एडवांस है, व्यापार के अंतर्गत दिया गया एडवांस है, तो देन इट इज ओके, नो डीम्ड डिविडेंड। तो या तो ट्रेड एडवांस हो जाए या कंपनी का काम लोन देने का हो जाए तो बच सकते हैं, नहीं तो चाहे ब्याज के साथ दें, ब्याज रिटर्न हो जाए, लोन रिटर्न हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, डीम्ड डिविडेंड है। बड़ा गंदा काम है, नहीं? ओके। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि मत ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि लोन ब्याज के साथ है, विदाउट इंटरेस्ट है या लोन रीपे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइवेट कंपनी एडवांस दे रही है ट्रेड एडवांस की तरह तो बच सकते हैं। दूसरा, अगर प्राइवेट कंपनी ये साबित कर दे कि वो मनी लेंडिंग का काम है तो बच सकते हैं। ठीक है। यहां एक और बात है, जैसे मैं कंपनी हूं, आप मेरे दबंग शेयर होल्डर हो, अब मैं आपको लोन दूंगा तो आप फंस जाओगे, आपको लोन दूंगा तो आप फंस जाओगे ना। तो मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ये फर्म है, इसमें आप 20% ओनर हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाले। तो सरकार ने कहा समझ गए ये कहां जा रहा है पैसा। अगर मैं आपको लोन दे दूं तो भी फंसेंगे आप, और अगर आपके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जिसमें आपने रखा है वो कंसर्न, चाहे फर्म हो, एलएलपी हो, एचयूएफ हो, सोल प्रोप्राइटरी हो, उनको अगर मैं लोन दे दूं तो भी आप फंसेंगे। और अगर आपके बिहाफ पर मैं किसी और को दे दूं लोन और वहां से पैसे आप पर पहुंच गए तो भी आप फंसेंगे। तो हर हाल में फंसना है। तो इसलिए यहां पर एक एग्जाम के लिए तो यही रेलिवेंट है मेन। लेकिन आप देखिएगा लोन एडवांस दबंग को दिया तो भी, किसी ऐसे बिजनेस को दिया जिसमें दबंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है तो भी फंसेंगे, और किसी अन्य व्यक्ति को दिया दबंग के बिहाफ पर, मैं बार बार दबंग बोल रहा हूं ताकि वो 10% वोटिंग पावर और मोर बार बार ना बोलना पड़े। तो जो लोन और एडवांस की रकम है वही डीम्ड डिविडेंड है, पूरा का पूरा लोन ही डीम्ड डिविडेंड है। हाँ, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी लैंग्वेज को मैंने यहां पर दोबारा से लिखा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ए बी सी डी के लिए रेवेन्यू और कैपिटल दोनों देखना होता है, ई के लिए सिर्फ रेवेन्यू देखना होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस डेट तक देखना होता है, अगर ए में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, बी में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, सी में देखें तो लिक्विडेशन, डी में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन, और ई में उस दिन तक देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब आपने लोन दिया, पेमेंट ऑफ लोन, जब आपने पे किया, लोन दिया वहां। ये था ई।
जो कि थोड़ा सा इलॉजिकल था, इसीलिए मैंने A फॉर B फॉर C फॉर D फॉर बनाया है, बट E और F फॉर नहीं बनाया क्योंकि वो फालतू है। F फॉर फालतू और E फॉर पता नहीं क्या। ठीक है जी, अब हम आते हैं 222F। F E से आप चाहें तो E से आप ले लेना इल्यूसिव, E फॉर इल्यूसिव मतलब दिमाग के बाहर, समझ के परे। ऑब्वियसली आप लॉजिक वगैरह तो ताक पे रख रहे हो, एक लोन बेचारा ले रहा है, वापस भी कर रहा है, ब्याज दे रहा है, तो भी आप डिविडेंड मान रहे हो, वो भी कितना, पूरा लोन का लोन। तो इस तरह से देखिए, है तो लॉजिक तो होता ही है, लॉजिक है कि हम पनिश कर रहे हैं कि आप ये काम ना करो, जस्ट पनिशमेंट के लिए है, तो इसको आप इल्यूसिव बोल सकते हो। और एफ को आप फालतू या फुलिश बोल सकते हो, फुलिश प्रोविजन, याद रखने के लिए। मैं नहीं बोल रहा फुलिश, फुलिश है। अब क्या है, एक्सेप्शंस तो बाद में देख लेंगे। हाँ, 222F कहता है कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए, आपने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे थे 160 के रेट से, 10,000 शेयर खरीदे थे, 116 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था आपका, सॉरी 16 लाख का इन्वेस्टमेंट था। आज कंपनी आपके शेयर बायबैक कर रही है सारे शेयर मान लेते हैं बायबैक कर रही है कंपनी, और आपको उसके बदले, हर शेयर के बदले 290 रुपए दे रही है, 290। तो आप अगर देखो तो 160 रुपए आपने निवेश किया था, आपको 290 वापस मिल रहा है, तो लॉजिकली 130 आपकी इनकम होनी चाहिए, लॉजिकली आपकी इनकम 130 होनी चाहिए एक शेयर पे, और वो भी कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए, क्योंकि आपने, आपका शेयर वापस खरीदा गया तो आपके शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, तो वो डिबेंचर रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है, तो कैपिटल गेन में आता है। शेयर रिडीम हो रहा है, वो भी कैपिटल गेन में आना चाहिए। लिक्विडेशन में आपने देखा, लिक्विडेशन भी एक तरीके से शेयर ही तो रिडीम हो रहा है, तो कैपिटल गेन आपने देखा, कैपिटल गेन आया। बायबैक अगर शेयर का हो रहा है तो कैपिटल गेन आना चाहिए, सरकार कहती है नहीं। सरकार कहती है जो 290 मिला है उसे, वो पूरा 290 आईएफओएस की इनकम बना दो, डीम डिविडेंड जी, आप सही समझ रहे हैं, आश्चर्य और गुस्सा दोनों आना चाहिए। 290 पूरा डीम डिविडेंड है। आपने 160 में खरीदा है कि 20 रुपए में खरीदा है, कूड़े में डालिए उसे, पूरा 260 आपका डीम डिविडेंड बना देगी सरकार, गुने में 10,000 शेयर, यानी 26 लाख रुपए आपकी आईएफओएस की इनकम हो गई। अब सरकार कहती है कि देखो तकलीफ तो बहुत हुआ आपको, और यहां कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक देखने की जरूरत नहीं है, ये एकदम फुलिश प्रोविजन है। यहां पर सरकार कहती है कि आपको तकलीफ हो रही है तो हम तकलीफ के लिए दवाई लाए, अब दवाई कौन सी है वो सुनिए। अब सरकार कहती है आप कैपिटल गेन भी निकालो अपना, क्योंकि आपका जो पैसा आपको मिला वो हम अदर सोर्सेज में लेके चले गए, तो कैपिटल गेन में तो आपका पैसा जीरो हम कर देते हैं। मानिए कि आपको जो शेयर आपने बेचा वो जीरो पे बेचा, तो सेल कंसिडरेशन जीरो ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कह रहे हो 160 रुपए लगाया आपने, तो 16 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा दीजिए, तो आपका कैपिटल गेन में 16 लाख का लॉस आ जाएगा। मतलब अगर आपको, आपने 16 लाख का निवेश किया है, आपकी कॉस्ट है, और कंपनी ए लिमिटेड बायबैक में आपको 29 लाख दे रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि 13 लाख का कैपिटल गेन होना चाहिए, बट सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, 29 लाख हम आईएफओएस की इनकम बना देते हैं पॉजिटिवली, और 16 लाख जो आपकी कॉस्ट है उसे हम लॉस मान लेते हैं कैपिटल गेन का। अब आप कोई बच्चे तो हो नहीं, सेट ऑफ पढ़ के आए हो, आप जानते हो कि लॉस जो कैपिटल गेन का है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ होगा नहीं। इसे 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं।
सरकार कह रही है देखिए नेट सेल तो 13 लाख ही टैक्सेबल हो रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, नेट सेल 13 लाख कैसे टैक्सेबल हो रहा है? 29 लाख हो रहा है टैक्सेबल, 29 लाख। कोई सेट ऑफ थोड़ी ना अलाउड है लॉस, कैपिटल गेन के लॉस से। आप तो बेवजह परेशान कर रहे हो लोगों को। इसीलिए मैंने इसको फुलिश प्रोविजन, एफ फॉर फुलिश याद रखिएगा, याद आ जाएगा। फुलिश याद रखिएगा, याद आ जाएगा कि बड़ा बकवास है जी। जो भी बाईबैक में पैसा मिलेगा टोटल अदर सोर्सेज की इनकम, डीम्ड डिविडेंड। और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर अगर कहता है कि मिस्टर राम रिसीव्ड 27 लाख ऑन बाईबैक, तो 27 लाख आईएफओएस में नहीं लाइएगा, क्योंकि वो रिसीव्ड बट लिख दिया उन्होंने, मतलब टीडीएस काट के 194 में 10% टीडीएस कटा होगा, तो 27 लाख इज 90%, 100% कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, 30 लाख। कहने का मतलब है इन चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में जरूरी है ये समझना। अब सरकार कहती है कि कुछ डीम्ड डिविडेंड के हम अपवाद बना रहे हैं। कुछ अपवाद तो मैंने हाथों हाथ आपको पढ़ा दिए, जैसे कि अगर मनी लेंडिंग का काम है तो ई एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रेड एडवांस है तो ई एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक और पॉइंट है, ये ई के लिए एक्सेप्शन है। ई के लिए एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन तो आपको करा चुका हूं ई का। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि आपको मैंने, राम हो आप, याद होगा आपको मैंने 6 लाख का लोन दिया, आपका डीम्ड डिविडेंड बन गया 6 लाख, अभी बना था। आपने लोन चुकाया नहीं, आपके पास पड़ा हुआ है वो 6 लाख रखा हुआ है, आपने रखे हुए हैं 6 लाख। अब मान लीजिए कि 2-3 साल बाद कंपनी नॉर्मली डिविडेंड बांट रही है सबको, तो आपके हिस्से का भी डिविडेंड आया 9 लाख रुपए, आपके हिस्से का भी डिविडेंड 9 लाख बना, तो कंपनी की तरफ से आपको 9 लाख रुपए का डिविडेंड मिलना है। आपने कंपनी से कहा कि मेरा 6 लाख का लोन सेट ऑफ करके खत्म कर दो और मुझे डिविडेंड सिर्फ 3 लाख दो, क्योंकि 6 लाख मुझे वापस भी करना है, तो आप मुझे 9 लाख ना देकर 3 लाख दो। तो कंपनी तो मानेगी कि मैंने 9 लाख बांट दिया, कंपनी तो मानेगी कि डिविडेंड 9 लाख बढ़ गया, बट आपके हाथ में सिर्फ 3 लाख टैक्सेबल होगा। तो वो जो 6 लाख आपने लोन को कंपनसेट कर दिया, वो आपके लिए अब डिविडेंड नहीं बनेगा। तो अब जो 9 लाख बटा है उसमें सिर्फ 3 लाख आपका डिविडेंड बटेगा, माना जाएगा, अगर आपने वो 6 लाख का लोन कंपनसेट करने के लिए आप तैयार हो गए। तो लिखा है नॉर्मल डिविडेंड इज अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट प्रीवियस लोन, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। ये एक्सेप्शन है ई का। डीमर्जर होता है ना जब, तो कैपिटल रिड्यूस होता है, और डीमर्जर एक अच्छी और खूबसूरत प्रक्रिया है। आपने कैपिटल गेन में भी थोड़ा सा हिंट, सेट ऑफ में भी थोड़ा सा हिंट सुना है, डीमर्जर। इसलिए सरकार कहती है कि डीमर्जर में अगर कंपनी के शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहे हैं तो कोई डीम्ड डिविडेंड मानने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर तक बायबैक पे भी डीम्ड डिविडेंड, बायबैक भी तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है, बायबैक भी तो एक तरह से शेयर कैपिटल का रिडक्शन है, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं मानती थी सरकार। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से, जी हाँ, 222F जो आपने पीछे पढ़ा है वो देख लीजिए कब से लागू है, 1 अक्टूबर 24 से। तो 1 अक्टूबर 24 के पहले जो बायबैक होते थे उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते थे, बट 1 अक्टूबर 24 से मानने लगे हैं। तो यहां पर अप टू लिख दीजिएगा इस चीज को। इसके बाद डी वाला आप इग्नोर भी कर सकते हैं, डी और सी, ये 2 चीज है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं समझा देता हूं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सुनने के बाद भी इग्नोर कर दीजिएगा, याद मत रखिएगा, इसको साइड में लिख दीजिएगा इग्नोर। फालतू में अननेसेसरी आपका बर्डन बढ़ेगा, 2 हिस्सों को इग्नोर करवा रहा हूं, समझा कर कराऊंगा इग्नोर। जैसे देखिए सी और डी सामने दिख रहा है आपको, यहां पर आप ठीक से देखिए तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यहां लिखा नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल। यानी इक्विटी को दिया तो भी और प्रेफरेंस को दिया तो भी सी और डी अप्लाई होगा। लेकिन प्रेफरेंस में सरकार कहती है कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 तरीके से आप प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हो। आपकी बात कर रहा हूं, आप मान लो एक शेयर होल्डर हो और आप प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहते हो,
तो दो तरीके से प्रेफरेंस शेयर आप खरीद सकते हो। एक, पैसे से, आप पैसे दो, प्रेफरेंस शेयर आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। दूसरा, जब कंपनी नई नई बनती है तो एसेट जब खरीदती है वेंडर से, तो पैसे कंपनी के पास नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है कि एसेट के अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है। ऐसा कभी कभी आपने 12वीं कक्षा में शायद कोई जर्नल एंट्री मारी हो, रेयर कभी ऐसा प्रोविजन टकराया हो आपसे कि कंपनी ने 10 लाख की मशीन खरीदी है वेंडर से, 2 लाख रुपए कैश दिया है और 8 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, जर्नल एंट्री बनाई है। तो एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू कैश या बैंक 2 लाख और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख। तो यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है पैसे से नहीं, एसेट देकर। तो जब आप एसेट देकर प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए सी और डी अप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी अप्लीकेबल होगा। और अगर आप जनरली नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, जैसे कैश में खरीदते हैं लोग, मनी देकर, चेक देकर, बैंक के थ्रू जो आप खरीदते हैं प्रेफरेंस शेयर, वैसे प्रेफरेंस शेयर अगर आपने खरीदा है तो सी और डी क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। तो सी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिखा है, आप मानिए इक्विटी के लिए अप्लीकेबल है और प्रेफरेंस के लिए नहीं अप्लीकेबल है। डी भी सिर्फ इक्विटी के लिए अप्लीकेबल है, प्रेफरेंस के लिए नहीं अप्लीकेबल है। प्रेफरेंस के लिए तब अप्लीकेबल है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप बने हो एसेट देकर, मनी देकर नहीं। क्या बोला मैंने? इग्नोर करने ना, इग्नोर करो। फाइनल में डिटेल होता है इसका। अब आपको बायबैक के ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट सिखाना है, टैक्स ट्रीटमेंट अपॉन बायबैक। बायबैक का टैक्स ट्रीटमेंट, चाहे आप शेयर लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर 30 सितंबर 2024 तक बायबैक हुआ तो कंपनी को एक एडिशनल टैक्स जमा कराना होता था और शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता था। सुन लो, आप शेयर होल्डर हो, आपके पास आपने 170 रुपए में शेयर खरीदा है 10 साल पहले, 170 में, कंपनी से 170, ठीक है। कंपनी कैसे सर? 70 लिखा हुआ है यहां, तो फेस वैल्यू 100 रुपए है ना। आज कंपनी 260 रुपीज में अपने 1 लाख शेयर बायबैक कर रही है। अगर ये बायबैक 30 सितंबर 2024 तक हो गया है तो बायबैक प्राइस माइनस इशूड प्राइस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक हुए हैं, 90 लाख रुपए के ऊपर कंपनी को 23.296% से टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को। शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा वो 1034A में एग्जम्प्ट है। डीम्ड डिविडेंड जैसा कुछ नहीं बनेगा, जस्ट कंपनी विल हैव टू पे 20% बेसिक टैक्स, कंपल्सरी 12% सरचार्ज, जोड़ के देख लीजिए कितना बना, 20 का 12%, 2.4, तो 22.4 आ गया, और उसके ऊपर 4% हेल्थ एजुकेशन से 23.296 आ गया। कंपनी को जब कंपनी बायबैक करेगी उस दिन के 14 दिनों के अंदर अंदर सरकार तक ये पैसा पहुंचाना पड़ेगा एडिशनल टैक्स। अगर वो चूक गई 14 दिन तक देने में तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज लगेगा, और जितना पैसा उन कंपनी ने नहीं टैक्स दिया है
उतने तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यह नियम 115 QA में है, जो कंपनी को टैक्स देने के लिए की बात करता है। QB कहता है नहीं दिया समय पे तो ब्याज लग जाएगा। QC कहता है कि जितना नहीं दिया उतना पेनल्टी भी लग सकता है। कितना टैक्स देना है कंपनी को? पहले कंपनी को निकालना है कि कितने अमाउंट पे टैक्स देना है। बायबैक प्राइस माइनस इशूड प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर बायबैक। ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट पर कंपनी को 20 + 12 + 4, आप या तो 23.296 याद रखो या 2012-4 याद रखो, बाकी खुद बना लो एग्जाम में। इतना % का टैक्स देना पड़ेगा बायबैक के विदिन 14 डेज। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ओके। लेकिन अगर बायबैक 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड हुआ तो कंपनी को यहां फ्री कर दिया, अब आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना। शेयर होल्डर को कहा कि देखो भैया, जितना पैसा मिला, कितना मिला तुमको? 170, पूरा 170 नहीं 260, सॉरी, बायबैक में कितना मिला? 260, पूरा 260 222 फालतू यानी एफ फुलिश में डीम डिविडेंड बना देंगे तुम्हारे हाथ में 260 रुपए। और तुम कैपिटल गेन भी निकाल सकते हो। सेल कंसिडरेशन 0, कॉस्ट तुम्हारी 170 है, तो वो 170 निगेटिव लॉस आ जाएगा कैपिटल गेन का। वो 8 साल तक तुम कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करते रहो। तो बायबैक अगर 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड हुआ तो पहले तो जितना पैसा मिला वो टोटल 222F में आपके लिए डीम डिविडेंड है। 46A के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल गेन निकालते समय जो सेल कंसिडरेशन लेना है वो 0 लेना है। तो जितना कॉस्ट आपका लगा होगा, कंपनी से खरीदा है तो इशूड प्राइस, बाजार से खरीदा है तो जितने पैसे लगाए तुमने वो कॉस्ट बनाकर कैपिटल गेन का लॉस निकालो। और 1034A जो आपको पैसा मिला, जो एग्जम्प्ट हुआ करता था बायबैक में, ये एग्जम्प्ट होता था ना शेयर होल्डर के लिए, वो सेक्शन अब डिलीट कर दिया है, डिलीट। तो ये सेक्शन अब डिलीटेड है। तो आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है, 222F में जितना मिला वो डीम डिविडेंड, और 46A में कैपिटल गेन निकालना है, जिसके अंदर प्रोविजो में लिखा है कि आप सेल कंसिडरेशन 0 लीजिएगा, बिकॉज आपने सारा का सारा डीम डिविडेंड में दिखा दिया। तो बकवास प्रोविजन था जी, लेकिन जो भी था आपका अपना था, एग्जाम के लिए जरूरी था। सर एग्जाम में ये दोनों प्रोविजन रखने पड़ेंगे बायबैक के? यस, इस एग्जाम के लिए तो यस। 2025 में जो दोनों एग्जाम आपके होंगे वो यस, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 जब भी आप एग्जाम दोगे, जब भी दोगे, यस। अगले साल से सिर्फ नया वाला याद रखना होगा, पुराना नहीं। लेकिन इस बार तो पूरा याद रखना पड़ेगा ना। ये हम कर चुके। ब्लैक मनी और उसका टैक्स ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं टैक्स रेट में। यहां पर जस्ट एक रेफरेंस दोबारा से लिखा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। इसके साथ ब्लैक मनी किसको कहते हैं वो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आपके अकाउंट्स में कुछ क्रेडिट दिख रहा है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सोर्स कहां से आया, तो वो आपकी ब्लैक मनी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पकड़ा गया और आप उसके पैसे कहां से लाए वो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या आपने एक्सप्लेन किया बट इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है आपके एक्सप्लेनेशन से। आपने तो बोला लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम, गोल गोल घुमा रहे हो, ये क्लियरिटी कुछ है नहीं इसमें। तो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका, तो क्योंकि अनएक्सप्लेन वर्ड लिखा है। अब आप कहोगे कि आप लड़ लोगे सरकार से कि अनएक्सप्लेन कैसे है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको मेरी भाषा नहीं समझ आ रही, बट हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए लॉ कहता है अनएक्सप्लेन्ड और ऐसा एक्सप्लेन जो कि एओ के सेटिस्फेक्शन में नहीं है। दोनों चीजें ब्लैक मनी बनती है। कोई मनी ज्वेलरी आपके घर पाया गया, आपके बैंक में, आपके ऑफिस में, आपके कहीं भी पाया गया मनी ज्वेलरी आपके पोजीशन में, जिसके सोर्स कहां से आप लेकर आए ये नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए ब्लैक मनी बन जाता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट मनी ज्वेलरी पाया गया जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया है।
अभी तक क्या है कि डिस्क्लोज्ड है बट सोर्स नहीं बता रहे आप। अब कह रहे हैं कि डिस्क्लोज ही नहीं किया आपने, छुपा हुआ पाया गया, छापे में मिला, वो डिस्क्लोज ही नहीं है, तो वो ब्लैक मनी बन गया। कुछ खर्चे आपने किए हैं पास्ट में, कुछ खर्चे किए हैं करोड़ों रुपए के, हमने ये पूछा आपसे कि इस खर्चे का पैसा कहां से आया। खर्चा तो हो गया लेकिन वो पैसा कहां से आया आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ब्लैक मनी। याद है आपको पीजीबीपी में क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 4000 पर मंथ का सैलरी पे करके वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। खर्चा तो हो चुका है लेकिन वो ब्लैक मनी बन गया था, और खर्चा घटता नहीं है ब्लैक मनी के अगेंस्ट। उसी तरह एक हुंडी नाम की चीज होती थी जो प्राइवेट करेंसी बोलते हैं इसको। मैंने अपने कागज पे लिख दिया 10,000 रुपए और नीचे साइन कर दिया और कह दिया कि मेरा साइन है, जो भी पैसे बाद में लेकर आएगा 10,000 मैं दूंगा, गारंटी मेरी है, सिक्का है मेरा। तो एक जमाने में चलता था हुंडी, सरकार को हुंडी बंद करना था, भाई करेंसी सरकार की होनी चाहिए, आरबीआई गवर्नर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, तो इसलिए हुंडी बंद करना था। तो लॉ में लिख दिया कि अगर कोई पकड़े गए हुंडी से लोन लेते या रिपेमेंट करते हुंडी के द्वारा अगर पाया गया, कोई पकड़ा गया, अपने कागज में लिख दिया कि 10 लाख मैंने दिए, ऐसे तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, तो वो ब्लैक मनी माना जाएगा और उस पर आपको हैवी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो पहला सेक्शन पढ़ा है आपने 68 कैश क्रेडिट, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सप्लेनेशन है, बड़ा गजब का है। आपके बुक्स में 10 लाख रुपए क्रेडिट पाए गए। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आपको मिला है कहीं से, एओ ने पूछा कि कहां से आया, आपने कहा कि 10 लाख रुपए राम मोहन श्याम गोपाल और हरीश 2-2 लाख रुपए इन सब से आए, आपने बता दिया, सबका एड्रेस भी दे दिया, सबका पैन नंबर भी दे दिया। अब आप कह रहे हो मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब वो राम मोहन हरीश सुरेश और रमेश जो मैंने 5 नाम दिए, उससे इनकम टैक्स ऑफिसर पूछता है कि तुम पे ये पैसे कहां से आए जो तुमने रंजीत बाबू को दिए हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनका ब्लैक मनी होना चाहिए। अगर वो ना एक्सप्लेन कर पाए तो ब्लैक मनी उनकी होनी चाहिए ना। बट सरकार ने 68 सेक्शन के प्रोविजो में मेंशन कर दिया कि वो ना एक्सप्लेन कर पाए तो तुम्हारे लिए डीम्ड डिविडेंड है। अगर ये रंजीत कुमार नहीं, ये एक कंपनी है, तो कंपनी के लिए ये लेकर आए थे, ये देखिए प्रोविजो, ये कंपनी के लिए लेकर आए हैं। और कंपनी के साथ अब एक और प्रोविजो इसमें इंसर्ट कर दिया इन्होंने, सेकंड प्रोविजो, ये देखिए सेकंड प्रोविजो प्राइवेट कंपनी के लिए लेकर आए हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए कि प्राइवेट कंपनी ने अगर किसी रेजिडेंट से रिसीव्ड किया है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर प्रीमियम या शेयर कैपिटल के नाम पर पैसा, और वो बुक्स में क्रेडिट है प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट कंपनी एओ को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है कि मैंने राम मोहन श्याम हरीश सुरेश रमेश इनसे पैसे लिए हैं, इनका फोन नंबर ये है, नाम ये है, एड्रेस ये है, आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड ये है। लेकिन वो व्यक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सेटिस्फैक्टरी, तो हम मानेंगे कि प्राइवेट कंपनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और इस तरह से प्राइवेट कंपनी के लिए वो ब्लैक मनी बनेगा, ना कि उस रेजिडेंट के लिए। ये नियम अब हट अभी जाता तो फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, किसी के लिए बने तो अब तो 60% टैक्स है ना। पहले क्या होता था कि ब्लैक मनी पर टैक्स स्लैब रेट से लगता था और पेनल्टी 300% होती थी। तो राम मुकेश हम रमेश सुरेश रहीम करीम ये सब जो व्यक्ति उधर खड़े हैं ना रेजिडेंट बनके, इन सब से 2-2 लाख रुपए लेती थी कंपनी, और ऐसे 50-100 लोगों से 2-2 लाख लिया तो कितने करोड़ ले लिए, और कंपनी के ही कोई आदमी ने उन सबको ब्लैक में पैसे दिए होते थे और उनके अकाउंट्स बैंक से वापस ले लेते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि भाई पैसे कहां से आए शेयर होल्डर से, वो कहते थे कि हम नहीं बताएंगे, ब्लैक मनी मानना है तो मान लो। अब ब्लैक मनी मान के भी सरकार इस पर टैक्स निकालती थी, जीरो आता था क्योंकि स्लैब रेट से टैक्स लगता था उस समय ब्लैक मनी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बस मन मार के बैठ जाता था कि अब करें क्या। तब ये प्रोविजो डाला गया था कि हम ये मानेंगे कि कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो कंपनी का ब्लैक मनी है, तो कंपनी का ब्लैक मनी, उस समय कंपनी का टैक्स रेट 30%, तो 30% फ्लैट टैक्स लग जाता था कंपनी का, फिर 3 गुना पेनल्टी लगती थी। बट अब तो सर ब्लैक मनी का 60%
फ्लैट है तो अब ये प्रोविजो रहे ना रहे फर्क भी नहीं पड़ता। उसी तरह ऊपर वाला हिस्सा भी है कि आपने अगर किसी से लोन दिखा दिया, आपने कहा कि रमेश ने लोन दिया है, रमेश ने कहा सुरेश ने दिया है, सुरेश कहता है कि हाँ पता नहीं पैसे कहां से आए, तो चाहे वो एक्सप्लेन ना कर पाए, माना जाएगा आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपकी भी ब्लैक मनी बनेगी। वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, उसकी ब्लैक मनी है, आपकी भी ब्लैक मनी बनेगी। तो डबल मार पड़ रही है यहां पर। सीधी बात करें, लोन का लेन देन सोर्स कंफर्म हो तभी कीजिए। आपने रमेश से लोन लिया तो आपकी जिम्मेवारी है कि रमेश का भी ये व्हाइट मनी होना चाहिए, नहीं तो कल को आप भी फंसोगे। लोन लेने वाले से देख लो भैया तुम्हारे पास भी पैसे हैं ढंग के। प्राइवेट लोन बंद कर रही है सरकार, सीधी बात है, फाइनेंस कंपनी बैंक वगैरह पड़ी है, प्राइवेट आप इधर उधर किससे लोन ले रहे हो, उसका ब्लैक मनी हुआ तो आपका भी वो ब्लैक मनी बन जाएगा। ये फर्स्ट प्रोविजन है। ओके जी, तो ये था हमारा अदर सोर्सेस। यहीं पर क्लास की हम करेंगे समाप्ति, लेकिन हम करेंगे इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर के वीडियो की रिकॉर्डिंग, जो आपको देखना है, लेकिन कैसे 5-5, 10-10 MCQ खुद से करके फिर देखना है, फुल फ्लेज्ड खुद से करके तब देखना है। यही तरीका है। ओके जी, थैंक यू। हमारा अदर सोर्सेस कंप्लीट हुआ। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, ये आंसर इजी है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ये भी इजी है। मुश्किल में देखता हूं कहाँ है, जैसे इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कंपनसेशन है, 50% फ्लैट डिडक्शन देके आंसर कर दीजिए, आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये आपको खुद से करना चाहिए। इसमें कहीं भी आपको लगता है कंफ्यूजन, देखो मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन खुद से अगर करोगे तो पता चलेगा कि तुम कहाँ गलत कर सकते हो, फिर तुम्हें पता होगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर आप इसको ठीक कर सकते हो। और डाउट सेशन में तो मैं हूं ही, ऐसी बात होगी तो आप डाउट सेशन में पूछोगे। ये भी इजी है। देखिए ये मैंने बताया था ना कि 25-60 साल जब हो जाते हैं कंप्लीट पति का, तो दोबारा शादी उन्हीं से करना पड़ता है, उसको हम सती प्रथा पूर्ति एक रिवाज बोलते हैं, साउथ में होता है। तो वो मैरिज तो नहीं मानते, तो मैरिज नहीं मानेंगे तो टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी फिर भी IFOS में तो दिखाओगे। नेट विनिंग आ रहा है तो ग्रॉस कितना होगा इसका, 50,000, 30% TDS कटता है लॉटरी पे। रॉयल्टी ये भी आ गया, लेक्चरर सेमिनार आ गया, इंटरेस्ट रिलेटिव को दिया लोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया नेट ऑफ टैक्स, तो ये कर देंगे हम 4,000। इसमें TDS जो है रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक इंटरेस्ट के ऊपर 194, 193 में 5,000 तक अगर ब्याज दे रहे हैं इंडिविजुअल को, तो वो जो है वो TDS में नहीं आता, 5,000 तक का ब्याज। ये आप पढ़ोगे ना, जब TDS पढ़ोगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ ना TDS कटता ही नहीं है, नो TDS इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए यही आपका नेट और ग्रॉस दोनों है। ये 500 रुपये सेविंग अकाउंट का जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, रिटर्न 15 में 3,500 तक एग्जाम था ना, ये टैक्सेबल हो गया। और ये आ रहा है आपको मंथली इनकम, इसमें तो टैक्सेबल ही है ये। तो टोटल आपके IFOS जो ग्रॉस बनेगा 10,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 9,000, 9,000 में खर्चा घटा दीजिए, 1,000 का टाइपिंग का खर्चा है,
तो इसको 1000 रुपये यहाँ से माइनस कर दीजिए, 8000 आएगा ये। प्लस 5000 प्लस 7000 प्लस 3600 प्लस 2200 प्लस 33000, 133800। आंसर नहीं टैली हो तो चेंज कर लीजिए। इन 900 रुपये का फर्क आ रहा है। एक तो ये आ रहा होगा, ये 400 ये आ रहा होगा, 500 ये आ रहा होगा, तो ये तो एग्जम्प्ट है। सेविंग अकाउंट का 3500 तक एग्जम्प्ट होता है ना, ठीक है। तो ये एग्जम्पशन मिस हो गया इसमें, और यहां पर गलती हो गई होगी। ये आंसर है करेक्ट। इजी क्वेश्चन है ये तभी करिएगा जब मैंने आपको प्रोविजन कराया था ना, जिसमें मैं बिल्डर हूं, आपने मुझे बिल्डिंग बेची सस्ते रेट पर, बट मैं जैसे स्टॉक खरीद रहा हूँ तो 56,210 लग रहा है नहीं लग रहा है, उसके एग्जाम्पल्स कराए थे, उसके बाद ये पॉसिबल है। ये उसी का क्रक्स है। ये भी हो जाएगा आपसे। इसको देखें, सिस्टर से गिफ्ट मिला छोड़ दीजिए, दोस्त से गिफ्ट मिला ये पहले नंबर स्टेशन पे आएगा। डिविडेंड मिला है ये टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट मिला है माता के दोस्त से एंगेजमेंट में, ये भी पहले नंबर पे आ गया। फियांसे से गिफ्ट मिला है पहले नंबर पे आ गया। एफडी का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, ये टैक्सेबल हो गया। तो पहले नंबर के 10 1,10,000 हो गया गिफ्ट टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग से दिया गया है कंप्यूटेड। गिफ्ट 1,10,000 आ गया, उसके बाद 12,600 आ गया डिविडेंड, और 25,000 का आ गया ब्याज। तो ये आपका IFOS आ गया। टोटल अगर हम इनकम देखें 2,09,600। गिफ्ट मिला है मैरिज पर, छोड़ दीजिए। बर्थडे पर गिफ्ट मिला है मामा जी से, छोड़ दीजिए। इसके बाद एक लैंड खरीदा है इन्होंने 1,5 का, और 1,5 का 10% होता है 10,500, और 50,000 विच एवर इज हायर। 50,000 अगर बेनिफिट 50,000 से ज्यादा है, तो बेनिफिट अगर निकालेंगे तो बेनिफिट 75,000 है, 50,000 से ज्यादा है तो ये IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। ये तीसरे स्टेशन है, थर्ड स्टेशन। 100 इक्विटी खरीदा है दोस्त से 60,000 का, और मार्केट वैल्यू है 1,50 1,15। बेनिफिट कितना आ रहा है? 55,000। तो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। ये 5वां स्टेशन है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों को जोड़िए। 31। ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, ये भी आपको खुद ट्राई करना चाहिए। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर पूछेंगे। ये भी आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।